अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड के हवाले से काफ़ी धूम धड़के की खबरें हैं। कुछ इससे पहले आपके सामने चीज़ें रखूँगा कि जापान में वो लोग जो काम पे जल्दी आते हैं वो पार्किंग लॉट में अपने काम की जगह से दूर आखिरी लाइन में पार्किंग करते हैं ताकि जो लेट आ रहे हैं वो कम से कम उनको करीब जगह मिल सके। ये जापान एक यूनिक मुल्क है दुनिया का, और वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं। वहाँ कोई सड़कों पे धक्कम पेली नहीं होती, ट्रेनों में इधर उधर जाने के लिए कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्राइम वहाँ पे नहीं है। इसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे मुसलमानों को बांध के रखा जाता है। ज़्यादातर देशों में मुसलमानों का इल्लीगल एक्टिविटीज़ में बड़ा किरदार होता है। अजीज़ दोस्तों, ये पीटर फ्रेडरिश है और इसकी मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट देखी जिसमें इसने तुलसी गबाड़ के ऊपर काफ़ी वो किया था कि तुलसी गबाड़ को रोका जाए। इसको नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है तो वो ख़त्म किया जाए, और तुलसी गबाड़ हमारे अमेरिका के लिए एक डेंजर है। तो मैं काफ़ी अरसे बाद मेरी नज़र से पीटर फ्रेडरिच की कोई ट्वीट गुजरी थी, तो मैंने कहा ज़रा देखूं आजकल ये क्या कर रहा है। तो मैं इसके अकाउंट पे गया तो पता चला उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। कब और क्यों किया है आई डोंट नो। मैंने ज़ाहिर है इसकी दुखती रग पे कहीं पाँव रखा होगा, तो इसीलिए। तो इस तरह के लोग भी हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसके नाम पे सब कुछ करते हैं। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा मैं हमारे ये सुब्रमण्यम स्वामी, मैं हैरान हूँ कि इस आदमी की गिरने की कोई अंत है कि नहीं। इसने अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी ने जब ये कहा कि मुझे रेसिस्ट कहा जाएगा, लेकिन मैं साफ कहूँगी कि जो फॉरेनर्स हैं वो औरतों के ख़िलाफ़ क्राइम में सबसे ज़्यादा हैं। तो उस पर सुब्रमण्यम स्वामी उसको जवाब देते हैं कि शायद वो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार मेलोनी जी से मिल चुके हैं। अब वो मेलोनी जी और मोदी जी के दरमियान जो बॉन्डेज है वो कोई पर्सनल नहीं है, 2 देशों के दरमियान है। मोदी जी की पॉलिसीज़ को वो पसंद करती हैं और उनके बारे में कई घटिया लोग मोदी जी और उनको लेके घटिया बातें करते रहते हैं। लेकिन यह है कि अजीज़ दोस्तों, पिछले दिनों मैंने दुबई के हवाले से बताया था कि दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब इमारात एक आइडियल लोकेशन है। वहाँ पे क्राइम बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो ब्रिटिश क्रिकेटर जो हैं केविन पीटरसन, उन्होंने अभी एक ट्वीट की है कि दुबई, अबू धाबी सीरियस ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड से तंग आ गए हैं, यानी यूरोप अमेरिका से, और कहीं मूव होना चाहते हैं। काफ़ी यूरोपियंस अब उधर ऑलरेडी मूव हो चुके हैं या मूव हो रहे हैं। इनक्रेडिबल स्टैटिस्टिक्स हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जो देखे हैं। फिर आगे एक और साहब ने केविन पीटरसन को जवाब दिया है, रॉब ग्रीन ने, कि मैं अभी रियाद और दुबई में था और फैमिलीज़ के लिए ये दोनों बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, बहुत सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, गुड स्कूल्स हैं, रेस्पेक्टफुल फॉर ऑल कल्चर्स एंड सिटीज़ ऑन द टॉप गोइंग फॉरवर्ड। तो केविन पीटरसन ने उसका जवाब दिया कि एब्सोल्युटली, पीपल स्माइलिंग, सेइंग हेलो टू ईच अदर एट्सेट्रा। अब आप बताएं, दोनों मुस्लिम सिटीज़ हैं, रियाद, दुबई, इसके अलावा अबू धाबी, दोनों मुस्लिम सिटीज़ हैं, दोनों अरब हैं, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। रियाद कैपिटल सऊदी अरब का है जहाँ इस्लाम पैदा हुआ, लेकिन वहाँ पे लोग, वहाँ की सरकारों ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि हर कल्चर, हर सोसाइटी वहाँ पे सेफ है। मैं जब सऊदी अरब और दुबई में रहता था, दुबई में तो खैर उस वक्त लिबरल था, लेकिन मैं जब सऊदी अरब में 80s में रहता था और 70s में, तो वहाँ पे कोई चर्च, मंदिर, कोई चीज़ नहीं होती थी। भारत की एम्बेसी में अंदर, एम्बेसी के अंदर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ होता था।
यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी एम्बेसीज के अंदर छोटा सा चर्च बनाया हुआ होता था, लेकिन बाहर कहीं कुछ इजाज़त नहीं होती थी। 77 में जब हम वापस पाकिस्तान मूव हो गए तो कुछ ही महीनों बाद हज आई, तो मेरे फादर ने कहा कि चलो मैं टिकट भेज रहा हूँ, तुम लोग हज करने आ जाओ, इस बहाने वापस एक आध महीना इधर रह जाना। तो हम तकरीबन 1.5 महीना वहाँ पे रहे थे। हमारा जो घर था जिसमें हम पहले रहते थे वही घर था जहाँ फादर रहते थे। तो हमारे घर में फादर ने एक फैमिली को किराए पे रखा था, क्योंकि 3 कमरों का घर था तो 2 कमरे खाली हो गए थे। एक कमरे में फादर रहते थे, 2 कमरों में एक फैमिली को किराए पे रखा था। तो उनका एक बेटा था, इंडियन फैमिली थी, मुस्लिम इंडियन फैमिली थी, जामनगर से थी। तो उनका बेटा फारूक था, वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था। उसने कहा कि यहाँ पे धर्मवीर फिल्म लगी है, देखनी है। मैं कहा सऊदी अरब में सिनेमा कब से आ गए? बोला वो कुछ इलीगल सिनेमा है। तो हम गए थे एक बंगले में, और बंगले के अंदर उन्होंने कंपाउंड था जिसके अंदर प्रोजेक्टर से दीवार पे धर्मवीर फिल्म चलाई थी। मुझे याद है 10 रियाल टिकट रखी थी उन्होंने उस वक्त, और हमने खड़े खड़े वो फिल्म देखी थी, क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं थी, वो कंपाउंड सा था। और बाद में पता चला छापे मार के उन सब सिनेमाओं को भी बंद कर दिया था। इतना स्ट्रिक्ट माहौल था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान एक इनक्रेडिबल रिवॉल्यूशनरी लीडर, उसने वो सारी चीज़ें तब्दील कर दी। और आज वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं अरब देशों में। आज वहाँ पे सारे धर्मों को प्रैक्टिस की इजाज़त है, कोई मुस्लिम इम्पोज नहीं किया जा रहा, वहाँ पे कोई तबलीग नहीं होती, कोई कन्वर्जन नहीं होता। पाकिस्तान में हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे सऊदी अरब वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त तब्दीली वो लेके आए हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और छोटी खबर आपके सामने रखूँगा। ये RS बेंज हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है जो कि दिल को लगती है। उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जो आज तक हुआ है ना हिस्ट्री में, वो दुनिया की लज्जतों और दुनिया के मज़े वाली एक जन्नत का नक्शा पेश किया जाता है। समझ तो आप गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ। आखिरी खबर इंग्लैंड की तरफ जाने से पहले, अजीज दोस्तों, माल्टा में ये रोमन बाथ हैं। रोमन क्या करते थे कि बड़े बड़े बाथ बनाते थे। यहाँ इंग्लैंड में भी रोमन बाथ, पुराने एक बाथ सिटी है इंग्लैंड का, उसमें बाथ हैं बड़े बड़े, वो स्विमिंग पूल टाइप के बनाते थे और अंदर गर्म हमाम होते थे और ये सब। ये रोमन बाथ रोमन एम्पायर के ज़माने के हैं माल्टा में। ये समंदर के किनारे एक तस्वीर है जिसमें रोमन बाथ हैं, और यहाँ पे इन्होंने साबित ये करने की कोशिश की है कि देखो समंदर क्लाइमेट चेंज वाले और ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाले और ड्रामे कर रहे हैं ना कि समंदर बहुत बढ़ता जा रहा है, और कई शहरों की प्रेडिक्शन आती है कि वो डूब जाएंगे, ये है वो है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो समंदर नहीं बढ़ा, अगर बड़ा होता तो ये रोमन बाथ डूब चुके होते हैं ना समंदर में। तो अजीज़ दोस्तों, मैं छोटा था तब से हम सुनते थे कि कराची है ना वो एक दिन डूब जाएगा, क्योंकि समंदर की सतह बढ़ती जा रही है और जो किनारे के शहर हैं वो डूब जाएंगे। आज भी हमें प्रेडिक्शन मिलती है कि कराची एक वक्त आएगा कि डूब जाएगा, या कराची के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब जाएंगे। भाई हमने तो 1 सेंटीमीटर समंदर को कराची में बढ़ते हुए नहीं देखा। हम कराची के क्लिफ्टन, जो कि कराची का कोस्टल एरिया है, क्लिफ्टन एक खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हम पिकनिक वगैरह मनाने जाते थे, वो समंदर के किनारे पे था बिल्कुल, वहाँ से बीच वगैरह भी थी। वो आज तक उधर का उधर ही है। मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैंने उसमें 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ते नहीं देखा। एम्स्टर्डम और हॉलैंड पूरा समंदर के अंदर से ज़मीन निकाल के इन्होंने बनाई है। छोटी छोटी कैनाल्स हैं और उसके ऊपर पुल, हज़ारों पुल हैं हॉलैंड में, छोटे छोटे पुल, क्योंकि वो पूरा समंदर पे है। और मैं जब यूरोप मूव हुआ था तो तब भी यही प्रोपेगेंडा होता था कि एक दिन हॉलैंड डूब जाएगा, एक दिन हॉलैंड। 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ा। ये ग्लोबल वार्मिंग वालों का, बिल गेट्स और ये ग्रेटा थुनबर्ग वगैरह का ढकोसला है, टोपी ड्रामा है। अब आते हैं इंग्लैंड की तरफ। आते हैं दोस्तों, इंग्लैंड में फार्मर्स प्रोटेस्ट धूमधाम से चल रहा है। डोवर, जो कि इंग्लैंड का पोर्ट सिटी है, जहाँ से शिप चलते हैं, फेरीज चलती हैं,
और केले पहुंचाती हैं। अभी हम यूरोप गए थे पिछले महीने, तो हम भी इसी शिप में अपनी गाड़ी के ज़रिए गए थे। और फिर जब डोवर से केले फ्रांस की पोर्ट है, तकरीबन 1.25 घंटे में शिप क्रॉस कर जाता है, फेरी क्रॉस कर जाती है। फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ी उतरी और फ्रांस से अंदर चले गए। डोवर का इलाका ट्रैक्टर वालों ने, फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स के ज़रिए ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पे रोज़ के हज़ारों कंटेनर जाते हैं, 1 घंटे में 3-4 फेरियाँ चलती हैं और हर फेरी में दर्जनों कंटेनर होते हैं, दर्जनों गाड़ियाँ होती हैं और हर घंटे में 3-4 फेरी होती हैं और 24 घंटे चलता है। इसके अलावा एक अंडर वाटर टनल भी निकाली है वहाँ से, जो कि सीधा कैले पहुँचती है फ्रांस, और उसमें ट्रेनें चलती हैं और ट्रेन के अंदर गाड़ी चली जाती है तो वैन और गाड़ियाँ चली जाती हैं और वो क्रॉस करती है। वो रोज़ की सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं। इतना बिजी पोर्ट है, वर्ल्ड्स बिजीएस्ट पोर्ट्स में से एक है इस तरह फेरी ट्रांसपोर्ट के लिए। उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और मतलब मीलों दूर तक लाइनें लगी हुई हैं ट्रक वालों की, कंटेनर्स वालों की, और वो वहाँ से गुज़र नहीं सक रहे। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो यूके में ख़त्म होती जा रही है। मैं ये बात बोल तो रहा हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं कल पुलिस दरवाज़े पे आके मुझे गिरफ़्तार करके ले जाए। तो अजीज़ दोस्तों, अगर गिरफ़्तार करके ले जाए तो ज़रा मदद कर दीजिएगा वकील शकील करने के लिए। मेरी बीवी ज़ाहिर है फिर ख्वार होगी और वो वकील वगैरह के चक्कर में पड़ेगी। बहुत महंगे होते हैं ये वकील इधर। तो फिर भी सच बोलने से तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। अभी इस वीकेंड पे, हमने पिछले वीकेंड पे देखा कि कई लोगों को शॉपिंग मॉल में गोरों को नहीं घुसने दिया, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट्स थे सारे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हंगामा हो सकता है, इसलिए आपको हम नहीं घुसने देंगे। ज़बरदस्ती निकाल दिया और जिसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उसको गिरफ़्तार करके ले गए। फेसबुक पे पोस्ट करने पे एक आदमी को 18 महीने की सज़ा हुई है, जबकि ये चाइल्ड रेपिस्ट है। इसको जेल से निकाल दिया गया क्योंकि जेल में जगह नहीं थी। जज ने कहा कि हम क्या करें, जगह नहीं है तो अब निकाल दो। जगह हार्डकोर क्रिमिनल्स यानी रेपिस्ट के लिए या चाइल्ड रेपिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी है। और कल ताहिर अली एमपी हैं, मुस्लिम एमपी, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया कि इस्लामोफोबिया इतना बढ़ गया है कि अब ब्लास्फेमी लॉ यूके में लगाए जाएं और पार्लियामेंट में ब्लास्फेमी लॉ को पास कराया जाए। लेबर के पास मेजॉरिटी है, लेबर कुछ भी कर सकती है। Thank you, Mr. Speaker. November marks Islamophobia Awareness Month. Last year, the United Nations Human Rights Council adopted a resolution condemning the desecration of religious texts, including the Quran, despite opposition from the previous government. Acts of such mindless desecration only serve to fuel division and hatred within our society. Will the Prime Minister commit to introducing measures to prohibit the desecration of all religious texts and the prophets of the Abrahamic religions? Well, can I agree with him that desecration is awful and I think should be condemned across the House. We are, as I said before, Mr. Speaker, committed to tackling all forms of hatred and division, including, of course, Islamophobia in all of its forms. Thank you. और उन्होंने ज़ाहिर सपोर्ट हासिल करने के लिए कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं उनके प्रॉफिट जो हैं, नबी जो हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करने पे या उनकी किताब यानी कुरान, बाइबल और तौरात के ख़िलाफ़ बात करने पे सज़ा दी जानी चाहिए ब्लास्फेमी के हिसाब से। अब पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी की सज़ा मौत है। पता नहीं अब इंग्लैंड में अगर ये लॉ पास हो जाता है तो क्या होता है। और तो यहाँ पार्लियामेंट में ये होता है कि एक तरफ हुकूमत के लोग, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, एक तरफ ओपोजिशन के लोग होते हैं। ओपोजिशन वाले उठ के सवाल करते हैं तो गवर्नमेंट का या तो कोई मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है। तो ताहिर अली ने जब ये पार्लियामेंट में स्पीच की तो प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, यानी उन्होंने डिनाई नहीं किया। तो अब यहाँ पे ख़तरा बढ़ गया है। लेकिन डेविड अथर्टन जो हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं
जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि अच्छा है ब्लास्फेमी लॉ लाओ, इसलिए कि फिर हर मुसलमान जो ये बिलीव करता है कि जीसस गॉड का सन नहीं है, यानी खुदा का बेटा नहीं है, और हर मुसलमान जो ये समझता है कि वो क्रॉस पे, स्लेब पे मारे नहीं गए थे, क्योंकि मुसलमानों का बिलीफ ये है कि जीसस को अल्लाह मियां ने स्लेब यानी क्रॉस से उठा लिया था और वो ज़िंदा हैं और क़यामत से 12 या 40 साल पहले वो वापस आएंगे। ये मुसलमानों का बिलीफ है। तो डेविड एथरटन ने कहा कि हर वो मुसलमान जो हमारा बिलीफ है कि जीसस भगवान का, खुदा का बेटा है और वो मारा गया था स्लेब पे, अगर ये हमारा बिलीफ है और अगर इसको कोई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ब्लास्फेमी है, तो फिर उनको सज़ा मिलेगी। आओ चलो लगाओ ब्लास्फेमी लो। तो अजीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है बिलीफ में मुसलमानों और क्रिश्चियनों में। अभी एक पाकिस्तान में एक ज़ाहिर है हर क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में इस्लामी चल रहा होता है, तो एक क्लास में इस्लाम पे लेक्चर दे रहा था मौलवी, तो उसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लेब पे लटका दिया तो अल्लाह मियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्लेब पे लटका दिया गया तो उनको उठा लिया गया। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि क्यों, वहाँ पे भी वो भी पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन सबको उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह हाल है और ये लेफ्ट के इकोसिस्टम का दुनिया का सबसे बड़ा NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि इंग्लैंड में मुस्लिम्स के ऊपर अटैक और मुस्लिम मस्जिदों के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, और राइट विंग मीडिया और ये सब इसको शो नहीं कर रहे। और लेबर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अजीज़ दोस्तों, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, वो ये है कि मुझे लंदन में मूव हुए 12 साल हो गए। इस 12 साल में मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मस्जिद के ऊपर कोई अटैक हुआ हो। मुझे याद है कि मैं ईस्ट लंदन में रहता था, रॉमफोर्ड में, तो वहाँ पे एक गुडमेस करके इलाका है, वहाँ पे एक वीडियो वायरल थी, अभी भी गूगल पे होगी। एक आदमी एक चर्च की बाहर एक बड़ी क्रॉस लगी हुई थी, स्लेब, उस पर चढ़ के उस क्रॉस को तोड़ता है और उसको पूरा तोड़ के गिरा देता है। आए दिन हम देखते हैं कि चर्च में घुस के उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। अभी पिछले दिनों किसी चर्च में घुस के पादरी को मारा था एक आदमी ने। लेस्टर में मंदिरों पे हमले हुए, इधर आए दिन लंदन में मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। मुझे कोई एक वाकया याद नहीं आ रहा कि कभी किसी मस्जिद पे कोई अटैक हुआ हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मंदिरों पे अटैक, लेस्टर में हिंदुओं पे अटैक ओपन था, क्लियर था, नज़र आ रहा था, वायरल वीडियोस थी, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये लेफ्ट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, वो मुसलमानों के चक्कर में रहते हैं और इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अजीज़ दोस्तों, बड़ी कड़ाकेदार चीज़ आई है कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप एक पिटिशन, यूके की एक पिटिशन वाली वेबसाइट है, उस पिटिशन पे अगर आप कोई पिटिशन डालते हैं और उस पर 1 लाख लोग साइन कर दें ना, तो पार्लियामेंट को उस पर डिबेट करनी मस्ट हो जाती है, ये लॉ है। तो अभी एक पिटिशन दायर की किसी ने कि केयर स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लेबर गवर्नमेंट अपने वादों से मुकर गई है और हम नए इलेक्शन चाहते हैं, इमीडिएटली इस गवर्नमेंट को ख़त्म करके नए इलेक्शन कराए जाएं। अजीज दोस्तों, 1 घंटे में लाख लोगों ने साइन कर दिया। अजीज दोस्तों, 24 घंटे में 2.5 मिलियन लोगों ने साइन कर दिया, 25 लाख लोगों ने। लेबर को इलेक्शन में जितना मैंडेट मिला था उसका 25% है ये, विद इन 24 आवर्स। अब डिबेट तो होगी, लेकिन केयर स्टारमर ने साफ कह दिया कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे। केयर स्टारमर यूके की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अजीज़ दोस्तों, अभी किंग चार्ल्स की एक सेरेमनी थी, उसमें यूके के सारे जिंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर्स
शरीक हुए थे। ये आपके सामने जो पिक्चर है इसमें 9 एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं लाइन से। बोरिस जॉनसन है, थेरेसा मे है, लिज ट्रूस है, केयर स्टारमर है, ऋषि सुनक है, जॉर्ज हॉवर्ड है, टोनी ब्लेयर है, जॉन मेजर है, सारे हैं, डेविड कैमरून है। ये हिस्ट्री में इतना अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर यूके में तो नहीं आया। अजीज़ दोस्तों, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।